Hello everyone, once again welcome back to Envirolearn Hub. I am राखी त्यागी एंड मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। टॉपिक आप इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सिलेबस से रिगार्डिंग नहीं, लेकिन जो चीज़ें जो हम प्रिपरेशन करते हैं यूजीसी नेट की या फिर मतलब आफ्टर एमएससी आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेनली हमें डिस्कस करना है कि क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं आपके आफ्टर डूइंग एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, क्योंकि ये ना काफी बड़ा क्वेश्चन रहता है। मतलब एमएससी कर लिया, अब हमने अब इसके बाद क्या करें, हमने यूजीसी नेट भी क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या करें, जेआरएफ भी हो गया, अब उसके बाद क्या करें। तो काफी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं। बहुत क्वेरीज आती हैं ऐसी कि क्या करना चाहिए, क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइफ में हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, हमें पूरा नॉलेज नहीं होता उस चीज का एंड फिर बाद में थोड़ा सफर करना पड़ता है। तो उसके लिए ही मैं आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस बताऊंगी, उसमें से आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग सुटेबल लगे आप उसको आगे चूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो, आपको किसी फील्ड में जाना हो, आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको चाहिए कि मैं आपको मतलब बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपकी वो क्वेरी भी सॉल्व करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड ओके वंस अगेन। ओके सो देखो कोई दो चीजें होती हैं। देखो हमेशा एक प्राइवेट फॉर्म में कोई जाता है, गवर्नमेंट फॉर्म में कोई जाता है, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट भी हैं और बोल सकते हो कि कुछ नुकसान भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट, क्योंकि ऐसा मेंटालिटी होती है कि प्राइवेट फॉर्म में अगर हम जा रहे हैं तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी मतलब कम मिलेगी, तो ये ऐसी चीजें दिमाग में होती हैं। तो वही सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओके चलो, तो देखो सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में अगर आपने एमएससी किया है, एमएससी एनवायरमेंट साइंस, तो आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेंगे। फ्रेशर आपको वो बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज हैं, कंपनीज हैं, जो कि काफी सारी एमएनसीज भी हैं जहाँ पे एनवायरमेंट रिलेटेड फील्ड है, मतलब आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो कंसल्टेंसीज में देखो जैसे आप की अलग अलग जो ये पोस्ट के मैंने यहाँ पे नाम लिखे, आप एनवायरमेंट कंसल्टेंट भी बन सकते हो, एनालिस्ट भी बन सकते हो। एनालिस्ट एनालिस्ट देखो, या तो आप लेबोरेटरी वर्क कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, आपने कोई लैब ज्वाइन कर लिया, बहुत सारी लैब है जैसे जीएम एनवायरोनेट। तो अगर आपको लैब की भी मतलब आपको लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वहाँ पे मतलब उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेबोरेटरी एनालिसिस कर सकते हो। लैब में बहुत सारी जॉब्स होती हैं जहाँ पे आपको वाटर सैंपल, एयर सैंपल, मतलब सैम्पलिंग का काम होता है। सैम्पलिंग के बाद उसको आप एनालाइज करोगे, तो ये सारी चीजें काफी काम आती हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर के फील्ड में काम किया है, ठीक है, या फिर एयर के फील्ड में काम किया है, तो अगर आपने किसी प्राइवेट फर्म में भी काम किया है, कहीं लैब में आपने काम किया है कुछ टाइम, 1 साल 2 साल, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है कि जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो डीपीसीसी है, ठीक है, ये एज अ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ठीक है। तो ये एज अ आपको ट्रेनी लेती है, और अगर आपने कहीं पे ऑलरेडी काम किया हुआ है तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखो एक चेन होती है पूरी कि आपका एक्सपीरियंस अगर सेम फील्ड में है तो वो कंसिडर होता है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी इस फील्ड में चले गए, कभी उस फील्ड में चले गए, तो उससे क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जो आपको मतलब हायरिंग टीम होती है वो देखती है कि मतलब आपका एक्सपीरियंस अलग अलग चीज में, अगर आपने एक ही चीज में एक्सपीरियंस लिया हुआ तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बेटर रहेगा। डीपीसीसी में अगर आपने जॉब किया है, काम किया, एक्सपीरियंस लिया है वहां से, तो आप जैसे अगर मान लो, देखो अब ये अपने यहाँ प्राइवेट में थे, उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट फर्म के साथ जुड़ गए, तो ऐसा है कि आप एक बार प्राइवेट में गए तो उसके थ्रू आप किसी गवर्नमेंट फर्म में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे डीपीसीसी के बाद मान लो ये है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी होती है एनपीएल, जहाँ से आप पीएचडी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एयर के रिलेटेड काम होता है, ठीक है, और भी सारे फील्ड है, तो इसमें आप जा सकते हो। यहाँ पे आपकी इजीली हायरिंग हो जाएगी एज अ जेआरएफ, आपको वो ले लेंगे प्रोजेक्ट में, वो अभी मैं बताऊंगी कैसे कैसे चीजें होती है, और फिर आप पीएचडी में भी एनरोल कर सकते हो। ओके, तो कंसल्टेंसीज हो गई, जैसे ईआईए को, ईआईए की बहुत सारी कंसल्टेंसीज है गुड़गांव में, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो, ठीक है, नोएडा में, दिल्ली में भी आपको मिल जाएंगी। तो जो ईआईए के ऊपर काम करती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो और भी बहुत सारी कंसल्टेंसी, मतलब कंसल्टेंसीज के नाम में यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी अगर आपको नीड है, तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो, ठीक। उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट। क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट ही काफी
बर्निंग मतलब क्लाइमेट चेंज बर्निंग टॉपिक है, तो इसके भी काफी सारी जॉब्स हैं और इसके लिए मतलब आपको पे स्केल भी काफी अच्छा मिल जाता है और आप यहाँ पे भी एज अ फ्रेशर जा सकते हो। एनालिस्ट, क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट में भी वही चीज है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस का पूरा मतलब उनको कैलकुलेशन और ये सारी चीजें, बेसिकली ईएसजी जिसको हम बोलते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, ईएसजी एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। फिर होता है एक आपका इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कोई बायोडाइवर्सिटी पे काम कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे काम कर रहे हो। देन सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर आजकल काफी फोकस है, तो इनका कैलकुलेशन, इनका कंसल्टेंट मतलब कि रिपोर्ट मेकिंग, आपको एनालाइज करना है कि कौन सी स्टेट में, क्योंकि देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनकी जो इंडेक्सिंग होती है, जो रिपोर्टिंग होती है, ऑब्वियसली कोई ना कोई कंसल्टेंट होगा जो इसको कैलकुलेट करता होगा। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है, एक अच्छा आज के टाइम में एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ तो आप अगर इसमें जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ईएसजी काफी डिमांड में है, ईएसजी ना, क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि जो भी मेनली एमएनसीज की अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, तो ये वाला जो फैक्टर था वो इंक्लूड नहीं था, मतलब इसकी एनवायरमेंट को लेके वो कितना ज्यादा फोकस्ड हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने मतलब अपनी बिल्डिंग में, देखो बहुत सारी चीजें कंसिडर होती है, एनवायरमेंट के अलग अलग फैक्टर है, मान लो आपकी ग्रीन बिल्डिंग है या नहीं है, आपका एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है या नहीं है, वो सारी चीजें। तो ईएसजी भी अपने आप में, आप इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो आफ्टर एमएससी, आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है और 2 ईयर का भी होता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेशन रहेगा, डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स, तो ईयर वाइज वो डिवाइड हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि देखो इसमें क्या है, ईएसजी काफी मतलब आजकल इससे ना मतलब जॉब्स का भी आप कहीं भी देखोगे तो इसमें बहुत सारी जॉब्स आपको मिलेगी, बट इसके लिए मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि एमएससी के बाद आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन मैंने आपको बताया, डिप्लोमा डिग्री कोई भी तरीके का आपको कोर्स करना पड़ेगा और आप इसमें एंटर कर जाओगे। एंड काफी अच्छा पे स्केल होता है इसके अंदर भी आपको, अगर आप एंट्री लेवल की हम बात करें तो आपको यहाँ पे 40,000 के अराउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर कोई बुरी बात नहीं है, 40,000 अगर आपको मिल रहा है तो। अब जैसे एनवायरमेंट कंसल्टेंट वगैरह का मैं अगर सैलरी की बात करूं तो इनमें आपको जैसे एज अ फ्रेशर देते हैं 25, तो ये सारी चीजें वो डिपेंड करता है अलग अलग आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का ये भी मतलब नहीं कि मान लो आप एमएससी के बाद इंटरव्यू में जाते हो तो आप बोलोगे मैम हमारे पास कहाँ से एक्सपीरियंस आया, तो एक्सपीरियंस है कि आप कितना अच्छे से, अगर जो भी आपने एमएससी में पढ़ा है वो ऑब्वियसली आपसे वहीं से क्वेश्चंस पुट करेंगे, तो आप उनको कितना अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। उसके बाद आपका ईएचएस, ईएचएस भी इंडस्ट्रीज में काफी, क्योंकि सेफ्टी को लेकर चीजें होती है, इसका भी कोर्स होता है, पूरा सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, तो ये भी आप कर सकते हो। और ये सर्टिफिकेशन कोर्स करने के लिए आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको इसका लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, बट वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के जिस हिसाब से डिमांड है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, तो हम वो आपको शेयर कर देंगे। उसके बाद है एनवायरमेंट एजुकेटर। अब एनवायरमेंट एजुकेटर की ये मैंने इंडस्ट्रियल जॉब के अंदर इसलिए लिखा क्योंकि देखो बहुत सारी एनजीओज होती हैं, ठीक है, नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, तो एनजीओ, तो इनमें क्या है, ये एनवायरमेंट एजुकेशन एजुकेटर की पोस्ट रिलीज करते हैं। जैसे हाल फिलहाल अभी एचसीएल जो है, एचसीएल फाउंडेशन है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, इसमें भी पोस्ट निकली हुई है, तो ये भी एजुकेटर की पोस्ट है। तो ये काफी अच्छा फील्ड है जिसको टीचिंग में जाना है, ठीक है, जिसका मतलब मन है कि मैं टीचिंग फील्ड में ही जाऊं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो, आप किसी भी एमएनसी में भी ऐसी जॉब निकलती है, क्योंकि एमएनसी की भी अपने फाउंडेशन होती हैं, जैसे एनजीओ होती हैं, तो वहां पे आप जा सकते हो। अब मैम इन सब चीजों का पता कैसे चले, है ना, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, मैम हमें जॉब का पता ही नहीं चलता है कि कब निकली है, हमें नोटिफिकेशन का ही पता नहीं चलता। तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए वो है आपका लिंक्डइन, लिंक्डइन, ठीक है। आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, लोगों के साथ कनेक्ट करो, आप जिस हिसाब का इंटरेस्ट उसमें डालोगे, आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट है, आपका रिसर्च रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, या फिर आपका किसी इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट है, तो आपको उस हिसाब से रिकमेंडेशन वहां से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जितने को क्या होता है ना कि
आज के टाइम में जितने ज़्यादा आपके कनेक्शंस होंगे उतना ही अच्छा होगा, है ना, उतना ही आपको बहुत ईज़ी रहेगा, उतने लोग आपको जानेंगे और उतना ही आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो एक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट इट इज नॉट लाइक कि आपको इंस्टाग्राम पे रील डालनी है। लिंक्डइन आपका आपके जॉब के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप इस पे अपना प्रोफाइल मेंटेन कीजिए, लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जो आपके इंटरेस्ट के, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। मैं हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पे अपना प्रोफाइल बनाइए। अगर आपको मतलब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे शेयर करूंगी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप जाके क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगी। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस थे, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस हैं। जब आप निकलोगे बाहर, जब आप कनेक्शंस बनाओगे तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। अब आते हैं हम अकेडमिक्स की जॉब पे। अकेडमिक्स इन द सेंस कि आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसमें हम क्या करें मैम? तो उसमें करने के लिए देखो यहाँ पे उसमें भी काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास करने के लिए। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, कई यूनिवर्सिटीज में जब तक आपका पीएचडी नहीं हुआ है, वैसे ऑल्दो ना मतलब अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके एमएससी प्लस नेट होना जरूरी है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पीएचडी अगर है आपका तो मतलब वो ज्यादा थोड़ा सा उसके लिए मतलब बेनिफिशियल है, या फिर उसको थोड़ा सा वो दिया जाता है कि हाँ प्रेफरेंस दी जाती है उसको। अगर हम लेक्चरर की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज में, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, एमएटी यूनिवर्सिटी होगी, तो जब तक आपका पीएचडी नहीं होता है, मतलब एमएससी प्लस नेट यहाँ पे भी जरूरी है, बट अगर आपका पीएचडी है तो वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का डिजिग्नेशन दे देंगे, अगर नहीं है तो वो लेक्चरर आपको बोलेंगे। तो दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये डेजिग्नेशन का है कि आपका जो एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उस पर ये दोनों चीजें मेंशन रहेगी, ठीक है। तो अब देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जो एपीआई में मैंने आपको बताया था कि आपके इसमें भी जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहां पे भी जा सकते हो। एनवायरमेंट साइंस की अगर हम बात करें तो ईवीएस जहाँ पे आपको पढ़ाना होता है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें या फिर कॉलेज लेवल की बात करें, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, तो होता क्या है कि आपको यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक तो आप ईवीएस के लिए गए हो, एनवायरमेंटल स्टडीज, ओके। स्टडीज में आपको क्या करना है कि मान लो जो भी आपके अंडर ग्रेजुएट क्लासेस है, कोर्सेज है, उनको आपको ईवीएस पढ़ाना होता है, ठीक है। ये एईसी की तरह, दैट इज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ठीक है। अब एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स क्या है, जैसे डीयू की मैं बात करूँ तो ये कोर्स है, ये कॉलेजेस में जितने भी डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं वहां पे पोस्ट निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो एक परमानेंट पोस्ट निकलती है, परमानेंट में आपका एपीआई देखा जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अच्छे से लिखेंगे, गिव मी 1 सेकेंड। गुड टू गो, ओके। तो देखो एक होती है आपकी गेस्ट फैकल्टी जॉब्स, और एक होती है परमानेंट होती हैं। तो दोनों में मैं डीयू की यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आप गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका क्या है, वो कई बार आपसे रिज्यूमे मंगा लेंगे या फिर वॉक इन इंटरव्यू होगा, ठीक है। और आपको अपना एमएससी प्लस नेट होना चाहिए। अगर कहीं टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस हर जगह ही मतलब मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, बट डिज़ायरेबल है। परमानेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एमएससी प्लस नेट होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आपका एपीआई स्कोर अगर मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज आपका 59 मतलब 62 से अबव है तो आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। आप पहले अप्लाई करोगे डीयू की साइट पे जाकर, वर्क यहाँ पे आपको मिलेगा वर्क विद डीयू, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद वो आप वहाँ पे अपने डिटेल्स फिल करोगे। डिटेल्स फिल करने के बाद आप एक बार डिटेल फिल कर दोगे तो जो भी आगे फर्दर पोस्ट निकलेगी बस आपको क्लिक करना है और आपका उस फर्दर कॉलेज में फिर एप्लीकेशन चला जाएगा। उसके बाद स्क्रूटनी होगी,
फिल्टर आउट किया जाएगा। तो अगर आपका API स्कोर इससे अबव है तो आपको इंटरव्यू के लिए कंसिडर किया जाएगा। बट यहाँ पे API स्कोर मैंडेटरी नहीं है आपका, बस ये देखा जाता है आपके पास MSc प्लस नेट है और आपको इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में देखो बहुत ज़्यादा हाई फाई कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको एक तो सबसे पहले अगर आप कभी भी गेस्ट फैकल्टी का इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ाना क्या है। आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या उस यूनिवर्सिटी का। अगर आपको सिलेबस, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद आपसे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने PhD किया है तो आपके PhD के जो थीसिस है उससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप, क्योंकि आपको यहाँ पे किसको पढ़ाना है कॉलेज लेवल में, DU की अगर हम बात करें तो UGC अंडर ग्रेजुएट को एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, ठीक है। क्योंकि NEP के मतलब जैसे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसके अंदर बहुत सारे स्किल बेस्ड और ऐसे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज है, तो उसके अंडर हमारे EVS आता है, ठीक है। DU की बात हुई। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं तो उनमें भी इसी तरीके से पोस्ट निकलती है, गेस्ट फैकल्टी होते हैं, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी में अगर मैं बात करूं बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तो वहाँ पे भी मतलब वैकेंसी आएगी, आपको मेल करना होगा तो वो आपको उधर से कॉल करके बुला लेंगे। वो मेंशन होता है, अगर वॉक इन है तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के साथ जा सकते हैं, ओके। अगर उन्होंने आपका रिज्यूम मांगा तो आपको वेट करना है कि वहाँ से आपका कॉल आएगा, तो उसके बाद आप जाओगे। और हमेशा आपको जो भी नोटिफिकेशन निकला है वैकेंसी का उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि किस डेट को जाना है, मुझे मेल करना है नहीं करना है। तो सही, क्योंकि बहुत बार गलती हो जाती है स्टूडेंट से और फिर वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये गेस्ट फैकल्टी होगी जो रेगुलर, मतलब आपको पूरे मतलब वीक जाके पढ़ाना है। और ये ऑन एंड मतलब जो मैक्सिमम जो सैलरी इसमें होती है 50,000 DU की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पर लेक्चर आपको 1500 रुपीज़ मिलते हैं पर लेक्चर, ओके। तो इस हिसाब से आपका पूरे मंथ में 50,000 तक बन जाता है। और ये तो अलग पे कमीशन की सैलरी होती है, ओके। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप परमानेंट हो जाते हो और गेस्ट फैकल्टी जाते हो। अब एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर आप DU में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक और ऑप्शन है गेस्ट फैकल्टी का ही, जो कि होता है डिस्टेंस के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जो डिस्टेंस से पढ़ते हैं उनको, उनके लिए भी हायरिंग की जाती है। तो जैसे NC वेब होता है, NC वेब, ठीक है, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। वो मतलब ये डिस्टेंस से पढ़ते हैं, इसमें वुमेन्स के लिए होता है स्पेशली। और ये हो गया आपका SOL, दैट इज़ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दोनों DU के अंडर आते हैं। तो ये भी गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है, बट इनमें आपको वैकेंसी एक बार निकलती है, इनका फॉर्म फिल करना होता है, आपको अप्लाई करके छोड़ देना है। इनको जब भी रिक्वायरमेंट होगी इनकी साइट पे आप जाके देखोगे। अभी NC वेब का तो ऑन एंड अराउंड 1 मंथ हो गया है जब ये एप्लीकेशन निकला था, आपको ऑनलाइन फिल करना होता है सारी चीज़ें। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ ज़रूर है, जैसे आपका MSc हो जाए, नेट हो जाए, तो आप खुद को एनरोल करो एडॉक पैनल में, DU के एडॉक पैनल में, ठीक है। सबसे पहले ये काम करना आपको, जैसे आपका नेट हो जाता है, MSc हो गई, नेट हो गई, एडॉक पैनल। अब ये पैनल भी ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा खुला रहता है, ओपन नहीं रहता ये, ठीक है। इसका भी जैसे लास्ट आई थिंक ये 2021 या 22 में ओपन हुआ था, ठीक है। तो आपको रेगुलर ना इसके लिए चेक करना पड़ेगा DU की वेबसाइट को। रेगुलर आप दिन में एक बार विजिट किया करो, वर्क विद DU पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप कॉलेज डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से जो भी वैकेंसी आई होगी, या एडॉक पैनल हर एक डिपार्टमेंट का होता है। जैसे हमें देखना है EVS डिपार्टमेंट का एडॉक पैनल, आप ये भी डालोगे तो आपको पता चल जाएगा गूगल में कि क्या चीज़ें है। उसके बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना, आपका नाम उस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, उसके बाद ही आप DU में कहीं भी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ आपको करनी है कि एडॉक पैनल में आपको क्या करना है, खुद को एनरोल करवाना। ये चीज़ें भूल जाते, कई बच्चों को नहीं पता होता है, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे इन दोनों में अप्लाई कर सकते हो। जब भी इनके पास वैकेंसी आएगी आपको कॉल करेंगे, और क्राइटेरिया सेम है यहाँ पे, बस आपको सैटरडे एंड संडे क्लास लेनी होती है, ठीक है। और आपको पर लेक्चर 1500 रुपीज़ यहाँ पे भी मिलते हैं, ओके। तो जितने भी टाइम आप क्लास लोगे उस हिसाब से आपके मतलब पैसे बन जाएंगे। और आपको ये एक तरीका है कि जब तक आप कहीं, मान लो आप कहीं मंडे टू फ्राइडे कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आप PhD कर रहे हो, मतलब PhD कर रहे हो तो आप वहाँ जाते हो, तो सैटरडे संडे अगर आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हो, कोई बुराई नहीं इसमें, है ना। तो क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा पैसा बन जाता है आपका। तो ये दो ऑप्शन भी आपके पास है, आप इनको विजिट करोगे
वेबसाइट खोल के एक बार तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें और भी पता चल जाएगी। बट अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी। ओके, चलिए अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास रिसर्च की भी बहुत सारी जॉब्स होते हैं। रिसर्च जॉब क्या है, जैसे कि आपने JRF, SRF, रिसर्च एसोसिएट और PhD, मतलब PhD तो अपने आप में रिसर्च ही है, तो JRF के बाद भी आप PhD में जा सकते हो। ठीक है, JRF सबसे पहले जूनियर रिसर्च फेलो की तरह आपको प्रोजेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, कई जगह होता है कि नेट होना मैंडेटरी है, इसके लिए भी देखो भाई नेट के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस आपके पास खुलते हैं। अगर मैं इन सब की बात को एकेडमिक्स की रिसर्च जॉब की बात करूं, प्राइवेट में तो आप जा सकते हो विदाउट नेट भी। ठीक है, JRF के बाद आप SRF में क्या हो जाता है, आपका प्रमोशन हो जाता है। उसका भी क्राइटेरिया आपका रिसर्च पेपर होना चाहिए। ठीक है, JRF जूनियर रिसर्च फेलो, तो इसमें भी सैलरी आपकी 37 मतलब आई थिंक और प्लस HRA होता है, तो इतना आपको यहाँ पे मिल जाता है। JRF नेट का भी होता है, आप अगर कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एज अ JRF ही लिया जाता है, दोनों में सेम ही आपको वो मिलता है, पे स्केल होता है। ठीक है, अब आप जब JRF एज अ JRF काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में, तो आप खुद को PhD में एनरोल करा सकते हो। ठीक है, आपकी PhD भी साथ साथ हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट भी साथ साथ हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका रिसर्च एसोसिएट होता है। जब आपकी PhD कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप एज अ RA ज्वाइन करते हो। इसमें भी सैलरी होती है 50,000 और शायद अभी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर। तो ये कुछ ऑप्शंस है रिसर्च जॉब के, जो कि आप प्रोजेक्ट ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये आपको प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करने होते हैं। तो ये जब आप प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करोगे तो तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, मतलब JRF ऐसे ज्वाइन करने ही तो आपको UGC नेट, जब मतलब UGC का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करके आप JRF कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, नेट के बाद भी आप जा सकते हो। अब प्रोजेक्ट आपको कहाँ कहाँ देखने, जैसे ICR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा वो है, डिपार्टमेंट है इसका एनवायरनमेंट का, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं। इसकी साइट पे आप लोग जाके चेक करोगे। ICR में इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा ICR। और भी बहुत सारे, जैसे नीरी के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। नीरी, ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है आज। तो नीरी के भी प्रोजेक्ट हैं, आप इनमें भी, मतलब इन सारी, ये सारे काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जितने भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं। देखो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर जितना भी मैंने आपको बताया इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि किस तरीके से, लेकिन आपको पहले सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि आप अपना नेट क्लियर करके रखो। एटलीस्ट हमारे पास एलिजिबिलिटी हो किसी इंटरव्यू में जाने के लिए, कोई फॉर्म फिल करने के लिए, तो बेसिक एलिजिबिलिटी यही है MSc, और आपने नेट क्लियर कर लिया। अब उसके बाद आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।